नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 26 जुलाई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट न्यूज़, IMF raises इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट टू FY24 फॉर FY24 टू 6.1%। देखिए, अलग अलग जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो फोरकास्ट देते रहते हैं हमारे जीडीपी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे जीडीपी, वो हर कंट्री की जीडीपी के लिए फोरकास्ट देती रहती है। जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस बदलते रहते हैं या इंप्रूव होते हैं या डिटोरिएट होते हैं, वैसे वैसे आपके उनके फोरकास्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो पिछली बार IMF ने हमारा फोरकास्ट दिया था FY24 को लेके 5.9%। अब क्योंकि इनका इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो चेंज हो रहा है एंड फेवरेबल हो रहा है, तो उन्होंने बढ़ा के फोरकास्ट को 6.1% कर दिया है। अगर FY23 की बात करें तो FY23 के Q3 में इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया एंड 6.1% कर दिया। दैट वाज अबव एक्सपेक्टेशंस। तो इसलिए पूरे ईयर का जो है FY23 का 7.2% के आसपास है। तो इसीलिए IMF ने रेस किया कि भाई हाँ, FY24 में भी इनका 6.1% के आसपास हो जाए। RBI का एस्टिमेट भी अलग अलग एस्टिमेट आता है, और जनरली जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस देते हैं वो RBI के एस्टिमेट से थोड़ा सा देखिए कम ही देते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ RBI एग्जैजरेट करता है, बट डिफरेंसेस रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, कंपनीज इन अ फिक्स एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फेक इट। देखिए, आज के डेट में सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर का जो इंडस्ट्री है इंडिया में, वो 2,500 करोड़ के आसपास हो जाएगा 2025 तक। यानी कि हर साल लगभग 25% के आसपास से ग्रो हो रहा है। सो द पॉइंट इज, ड्यू टू दिस फैक्ट मेनी पीपल आर ट्राइंग टू फेक what you say to create their fake viewers, to create their fake subscribers, ताकि वो क्या कर सके, बड़े बड़े कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर सके। अब कंपनीज के लिए देखिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये सब चीज़ पकड़ना कि भाई कौन से जो आपके जो इन्फ्लुएंसर्स है वो फेक है, कौन से इन्फ्लुएंसर्स सही है। जनरली क्या होता है, जब कोई इन्फ्लुएंसर फेक होता है ना, तो उसके जो व्यूज़ है, भले सब्सक्राइबर्स अच्छे रहेंगे बट व्यूज़ कम रहेंगे। व्यूज़ अगर वो खरीद भी ले तो कंसिस्टेंटली सारे वीडियोस के लिए तो खरीद नहीं सकता, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई इसके जो व्यूअर्स है वो फेक है। तो ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने अपने व्यूअर्स, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने अपने सब्सक्राइबर्स को खरीदा हुआ है। ठीक है, अलग अलग कंपनी जब कोलैबोरेट करते हैं तो ये सब इनका थोड़ा डेटाबेस चेक करते हैं कि कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं ये इनके पास खरीदे हुए तो सब्सक्राइबर्स नहीं है। बोला जाता है मोर देन 50% इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम हैव ओवर 60% इनएक्टिव और नॉट क्रेडिबल फॉलोअर्स। सोचिए, ठीक है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया इज 80 मिलियन, यानी कि 8 करोड़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में है। फेक फॉलोअर्स, सिंथेटिक बॉट्स, फेक ह्यूमन फार्म्स आर बॉट टू बूस्ट नंबर्स। देखिए, इंडिया में और इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड भी फेक जो फॉलोअर्स रहते हैं या फेक व्यूअर्स रहते हैं उनको बढ़ाने के लिए कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, कभी कभी आप वेबसाइट जब लॉगिन करते हो तो उसमें लिखा आता है कन्फर्म यू आर नॉट अ रोबोट। तो वो कैसे कन्फर्म करते हैं आप कि भाई आप या तो उसमें डिटेक्ट करते हैं कि भाई कार कौन से पिक्चर में दिखा रहा है, या एक क्लिक पे क्लिक करना पड़ता है, मतलब एक थंबनेल में। तो इस टाइप के चीज़ें रहते हैं। इससे पता करते हैं कि भाई जो ट्रैफिक भी हो रहा है वो कहीं रोबोट तो नहीं कर रहे, कहीं असली ट्रैफिक होना चाहिए उस वेबसाइट में। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, डायलेमा ओवर डिस्क्लोजिंग क्रिप्टो एज फॉरेन एसेट। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स है वो यूथ बैकग्राउंड से है ज़्यादातर, एंड कईयों ने शायद हो सकता हो क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट किया हो। क्या होता है ना दोस्तों, क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट तो कर देते हैं, बट क्रिप्टो के पीछे कई सारे रेगुलेशंस है जो कि हमें समझना भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, नहीं तो क्या होगा, मतलब अनइंटेंडेड आप ऐसा कुछ गलती कर बैठोगे कि आपको हो सकता है पेनल्टी पे करना पड़ जाए। तो उनमें से एक ये है कि क्रिप्टो को आपको रिटर्न में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपको जो है रिटर्न डिस्क्लोज करते समय एक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के फॉर्म में, अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज मान लीजिए आपने बाइनेंस के वॉलेट में कुछ पैसा डाला है, या बाइनेंस के थ्रू आपने क्रिप्टो पे कुछ बिटकॉइंस वगैरह खरीदे, तो वो सारे डिस्क्लोजर्स आपको इस बार के रिटर्न में देने पड़ेंगे। फिलहाल तो एनालिस्ट लोग का ये कहना है कि जो लोग ITR में अगर मान लीजिए फाइलिंग नहीं करते सपोज, तो ITR के रूल के हिसाब से क्या है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स
जो है आपके ITR के फॉर्म में भरा होना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेट को इस बार फर्स्ट टाइम ITR में मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जब आप वर्चुअल डिजिटल एसेट करते हो, या तो अगर आप नहीं भरोगे तो ग्रॉस वायलेशन है। अगर आपने अपने पेमेंट वॉलेट के थ्रू बाइनेंस में कुछ भी पैसा ट्रांसफ़र किया है, देन दैट मीन्स कि आपके पास वर्चुअल डिजिटल एसेट है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप इसे डिस्क्लोज नहीं करते हो, दैट वुड बी ग्रॉस वायलेशन, बिकॉज इस बार इनकम टैक्स ने कैटेगोरिकली ये चीज़ बोला है कि भाई आपको VDA देना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप देते हो, फाइलिंग करते हो, तो फेमा के एक्ट के अंदर आप ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी को। वो आपको प्रॉपर कंप्लायंस करके ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो वो एक वायलेशन हो जाएगा फेमा का। तो इस चीज़ से एनालिस्ट कह रहे हैं कि काफ़ी कन्फ्यूजन अभी भी है कि फाइलिंग करे कि नहीं करे। गवर्नमेंट हैज़ टू कम अप विद सम क्लैरिफिकेशन। आपको इसको इनकम टैक्स में 2 जगह दिखाना पड़ेगा। जैसे सपोज मान लीजिए आपने बाइनेंस के थ्रू बिटकॉइन परचेस किया है, एक तो आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, या आपको एसेट लाइबिलिटी शेड्यूल में दिखाना पड़ेगा, और दूसरा आपको अदर एसेट्स में दिखाना पड़ेगा, दैट विल बी इन फॉरेन एसेट शेड्यूल में इन ITR फॉर्म। फिर क्या हुआ था दोस्तों, जब क्रिप्टो के लॉस बन रहे थे तो कई सारे जो इन्वेस्टर्स है वो उन्होंने क्या किया, LRS स्कीम के थ्रू इन्वेस्ट कर दिया। LRS क्या, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है $250,000 तक का इन्वेस्टमेंट जो है अपने वॉलेट के थ्रू क्रिप्टो करेंसीज में कर सकते हैं। ठीक है, आप फॉरेन ट्रांसफ़र कर रहे हो $250,000, तो कई मतलब अच्छा खासा अमाउंट होता है $250,000, मतलब लगभग 2 करोड़ के आसपास। तो जिनको इन्वेस्ट करना था वो इस हिसाब से कर दिए। अब क्या है, वो लोग ने भी जो इन्वेस्ट किया था, और अगर उनका टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर जा रहा है, तो आपको डिस्क्लोज तो देखिए करना पड़ेगा आपके फिक्स एसेट शेड्यूल में। अब और भी प्रोविजंस आते हैं कि भाई फेमा के अंदर क्या है, अभी बैंक्स वगैरह ने तो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने ये चीज़ कर दिया कि भाई 2.5 लाख तक का आप क्रिप्टो करेंसीज में एसेट अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो मतलब उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है ये सब ट्रांसफ़र वगैरह। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बोल दिया कि अगर आप क्रिप्टो के थ्रू, देखिए रोक तो सकते नहीं है वैसे भी 2.5 लाख तक का रेमिटेंस को, $2.5 लाख तक का। तो इन्होंने क्या किया है कि भाई अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो आप अपने रिटर्न में ये चीज़ दिखाओगे इनके थ्रू, मतलब आप अपने रिटर्न में ये चीज़ दिखाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। अब एक और प्रोविज़न दोस्तों क्या बचता है, फीमा के थ्रू अगर आप कोई ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, कैसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई फॉरेन बैंक के जो वॉलेट है, मतलब फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज के जो वॉलेट है, जैसे बाइनेंस के अगर आप वॉलेट में अगर ट्रांसफ़र कर चुके हो एंड उसके गेन से, मतलब मान लीजिए अगर किसी ने ट्रांसफ़र किया 2.5 लाख रुपया और उसे प्रॉफिट हो के मान लीजिए आज के रेट में 25 लाख रुपया हो गया, और वो 25 लाख को घुमाया जा रहा है एंड वो उसका इनकम का डिस्क्लोजर दे नहीं रहा है। तो देखिए फिलहाल तो अभी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि बाइनेंस जो है अपने क्लाइंट्स का इन्फॉर्मेशन देगा, या बिटकॉइंस जो है अपने क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को देगा। ऑब्वियसली देखिए नहीं दे सकता क्योंकि एनोनिमस है, बट अगर ये चीज़ पता चल जाता है तो आपको फिर फेमा के अंदर तो क्या आपको ब्लैक मनी एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा, एंड दैट इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट एज कम्पेयर टू फेमा। तो ये इतने प्रोविजन है दोस्तों। अगर आपने सीधा सा बात है, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो प्लीज़ इसे डिस्क्लोज कर दीजिए अपने रिटर्न में। डिस्क्लोजर पे गवर्नमेंट को टैक्स तो मांग नहीं रही है, हाँ ठीक है, जब आप बेचोगे तो उसमें कोई अलग टैक्स लॉज आ जाएंगे, टैक्स को कैसे उसमें हार्वेस्ट करना है वो चीज़ एक बार आप मतलब उस समय देख लेंगे, बट एटलीस्ट अभी डिस्क्लोज तो कर दीजिए आप। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, टाटा मोटर्स प्लान्स टू मेक DVR शेयर्स ऑर्डिनरी। देखिए ये न्यूज़ क्या है दोस्तों, टाटा मोटर्स ने इनके DVRs होते हैं, DVRs क्या होता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। क्या होता है, कई बार ना कंपनीज़ को शेयर्स इशू करना पड़ता है एंड ये शेयर इशू करते हैं, बट उन शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते, या वोटिंग राइट बहुत कम देना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए अगर आपके पास 10 शेयर्स है तो आप सिर्फ 2 पे वोटिंग राइट दे सकते हो, बाकी 8 पे नहीं दे सकता हूँ। उसके बदले गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है कि भाई इनको थोड़ा वो कर देती है, थोड़ा डिविडेंड थोड़ा ज़्यादा पेमेंट कर देती है। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे प्रोविजंस रहते हैं DVR के। हालांकि अभी कोई कंपनी इशू नहीं कर सकती है, ये जो भी इशूएंस है ये इनके 2010 के पहले के हैं सारे इशूएंस, और अभी कोई मेजर अगर कोई कंपनी का देखा जाए तो कोई भी कंपनी बची नहीं है इसको इशू करने से। मतलब एज ए किसी भी कंपनी के पास, कोई बड़ी कंपनी के पास अब DVR नहीं बचा है।
सिर्फ एक टाटा मोटर था। अब टाटा मोटर ने भी डिसाइड किया अपने डीवीआर को ये लोग एक्सटिंग्विश कर देंगे, डीवीआर का जो भी शेयर है वो बाई कर देंगे और उसके बदले आपको टाटा मोटर्स का शेयर इशू कर देंगे। इनकी इसके लिए जैसे जो प्रोसेस रहता है, ट्रस्टी बनाते हैं, ट्रस्टी को डीवीआर ट्रांसफ़र करेंगे फिर, और ट्रस्टी के थ्रू जो है शेयर्स भी डीवीआर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुआ दोस्तों, ये तो कोई बात नहीं, ये तो एक जनरल सा न्यूज़ है टाटा मोटर्स का, चलिए डीवीआर का कॉन्सेप्ट भी समझ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ देखिए, जब कंपनी अनाउंसमेंट की नहीं थी इसका, ठीक है, कंपनी ने स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद ये अनाउंसमेंट किया 15 मिनट बाद। हुआ क्या कि स्टॉक मार्केट जैसे ही क्लोज हो रहा था, कुछ मिनट्स पहले डीवीआर की ट्रेडिंग एकदम से बढ़ गई, एंड जो इतनी बढ़ गई कि वो 3% प्रीमियम में क्लोज हुआ। इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया लगभग ये अच्छा खासा प्रीमियम में क्लोज करेंगे, दैट इज़ अराउंड 20%। तो बोला ये जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टाटा मोटर्स के कुछ इनसाइडर्स को ये चीज़ पता चल गया एंड वो लोग ने अपने रिलेटिव्स के थ्रू डीवीआर लास्ट में परचेस करा दिया। देखिए बहुत प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये थोड़ा सा अनलाइकली एंड थोड़ा सा अनबिलीवेबल टाइप का ट्रांजैक्शन है। ऑर्डिनरी भी देखिए हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सचमुच ऐसा कुछ हुआ हो, बट अब से भी इसमें इन्वेस्टिगेट तो करेगी, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। और डीवीआर की अगर बात करें तो पिछले 3 महीनों में अगर आपने देखा होगा कि टाटा मोटर्स लगभग 35% के आसपास रिटर्न दे दिया ऑर्डिनरी शेयर, वही डीवीआर जो है वो 53% के आसपास रिटर्न दे दिया, ठीक है। तो ये एक न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ होती है वॉल स्ट्रीट ऑलरेडी पोजिशनिंग फॉर पोस्ट रेट हाइक वर्ल्ड। देखिए सबको पता है कि फेड अपनी हाइक जो है अभी बंद नहीं करेगी। एनालिस्ट वगैरह का मेजरली ये चीज़ कहना है कि फेड का इंटरेस्ट रेट अभी और भी हाइक होगा, एंड आने वाले टाइम में फेड जो है अपना इंटरेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस और थोड़ा स्ट्रिक्ट करेगी। एज एन स्ट्रिक्ट मनी पॉलिसी मतलब मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ा कम रखेगी। क्यों? क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन कम हो नहीं रहा है। कुछ चीज़ों में, जैसे कि हम लोग ने कल के न्यूज़ में देखा था कि हाउसिंग सेक्टर अभी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई के कारण और मतलब जो इनके रेट्स है वो काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो यूएस वगैरह में अभी भी हाउसिंग वगैरह के कारण, क्योंकि देखिए अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस रहता है ना, तो ओवरऑल का इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है वो इन्फ्लेटेड रहता है, ठीक है। तो इसके कारण भी ये कंक्लूड आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर इन्फ्लेटेड है तो आप ये कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि भाई आपका ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हो गया। तो ये सब चीज़ के कारण हो सकता है फेड को वापस ये स्टांस लेना पड़े। बट वॉल स्ट्रीट अब रेडी है। वॉल स्ट्रीट का ये चीज़ है, वॉल स्ट्रीट रेडी एज एन वॉल स्ट्रीट ने ना सारे ये फैक्टर्स को फैक्टर इन कर लिया। अनलेस कोई नया फैक्टर आता है वॉल स्ट्रीट इससे नीचे तो नहीं जाएगा, अब जो भी है इसके ऊपर ही जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, सम इंश्योरेंस सबमिट फेक ई-वे बिल्स टू क्लेम आईटीसी। बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंश्योरेंस कंपनीज में बड़े बड़े लोगों ने फ्रॉड किया है, बड़े बड़े प्लेयर्स ने फ्रॉड किया है, ठीक है। जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ, टाटा AIA, बजाज अलायंस, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, ये सारे लोगों ने कुछ ना कुछ अपने बुक्स में फ्रॉड किया है। क्या किया है ये लोग ने? ये किया है कि भाई इंश्योरेंस जो कमीशन एजेंट्स रहते हैं ना, उनको क्या किया, उनको सर्विस के बदले कोई और अमाउंट पर ट्रांसफ़र पेमेंट कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो भी कमीशन इन्होंने बुक करना चाहिए था और जिस पे इन्होंने GST पे करना चाहिए था, वो अलग अलग टाइप का ट्रांसफ़र लेके ऐसे सर्विसेज का या ऐसे गुड्स का जिसको कभी लेन देन हुआ ही नहीं है, उस पर बिल फाड़ते गए, GST कम या GST देना ही नहीं पड़ा। अब क्या हुआ, फाइनली जाके इनको अब इनका मतलब GST डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है, और अब ये धीरे धीरे करके एक एक करके पोल खोल रहे हैं कि भाई इन लोगों ने पहले कैसे कैसे फ्रॉड किया, और अब जो जाके ई-वे बिल्स का कैसे इन्होंने, पहले क्या होता है, देखिए ई-वे बिल जनरेट करते हैं, और जब कोई ई-वे बिल फेक रहता है ना, तो वो ई-वे बिल को तुरंत एक्सपायर पहले एज एन एक्सपायर मतलब क्या कि आपका ई-वे बिल कैंसिल नहीं हो पाएगा, इतना टाइम लिमिट नहीं रखते, वो तुरंत फिर उसे कैंसिल कर देते हैं। क्या होता है, जब आप माल को कच्चे में भेजते हो स्टेट टू अलग डिफरेंट स्टेट, तो आपको ई-वे बिल तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर आपको अगर आपको पकड़ते हो तो आप ई-वे बिल तो दिखा दोगे। जैसे ही माल उधर पहुंच जाएगा, ये लोग क्या करेंगे, ई-वे बिल को कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे क्या हुआ, आपका माल पहुंच भी गया और आपका ई-वे बिल भी कैंसिल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब टेक्निक्स जो है बिजनेसेस आज के रेट में कर रहे हैं, तो जो देखिए कर रहा है वो पकड़ा तो जाएगा। जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स पकड़े गए तो छोटे मोटे प्लेयर्स को भी पकड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यही सबसे रिलेटेड है, DGGI बस GST बिल रैकेट। जीएसटी का काफ़ी ट्रैप किया जा रहा है जीएसटी पे, फेक बिल्स जनरेट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बिल्स जो कि कभी जनरेट मतलब जिसका कभी गुड्स ना सेल हुआ है ना एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, एकदम फिक्टिशियस तरीके से एसेट एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इनफैक्ट फिक्टिशियस कंपनीज भी बोल लो, जैसे हम बोलते हैं शेल कंपनीज, वो कंपनी बनाई इसलिए जाती है कि भाई अलग अलग कंपनी से जीएसटी ट्रांसफर हो जाए। देखिए दोस्तों, ये जीएसटी मिलता कैसे क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूँ। जब आप कोई गुड्स खरीदते हो, ठीक है, आप जनरली क्या करते हो, चलो ठीक है यार सीमेंट खरीदें, क्योंकि आपका जो है वो कच्चे का माल है, आप बिल नहीं लेना चाहते हो, और क्योंकि आपने खुद कैश में पेमेंट किया तो आप बोलते हो यार मैं बिल क्या लूँगा, छोड़ो हटा दो। अब सामने वाले को ऑलरेडी जीएसटी के साथ पैसा मिल चुका है, ठीक है, मान लीजिए आपने 10 लाख का सीमेंट खरीदा है, उस पर आपने 18% जीएसटी पे किया, 1,80,000 रुपया आपने टोटल उसको पेमेंट तो कर दिया 11,80,000 का, बट आपने बिल नहीं लिया। सामने वाले के पास क्या हुआ, देखिए सीमेंट स्टॉक में पड़ा हुआ है, आपने उसको फुल जीएसटी के साथ पेमेंट कर दिया, बट उसके पास जीएसटी अभी पे आउटपुट लायबिलिटी आया नहीं है। अब वो अप्रोच करेगा किसी भी ट्रेडर को या किसी भी इंसान को जो जीएसटी क्लेम ले सकता है कोई ऐसे गुड्स पे। सपोज मान लीजिए वो जीएसटी सीमेंट के ट्रेडर को अप्रोच करता है जिस पे जीएसटी का आउटपुट उनको कोई और देना नहीं, मतलब ऐसे जिसके पास काफ़ी इनपुट पड़ा हुआ है, वो ये चीज़ चाहते हैं कि भाई किसी भी एक छोटे मोटे को हम अपना बिलिंग कर दें। वो क्या करेंगे, जिसको जीएसटी का इनपुट चाहिए उनको अप्रोच करेंगे कि भाई ठीक है, अगर आपको जीएसटी का इनपुट चाहिए तो आप हमसे जीएसटी का बिल ले लो। वो क्या करेंगे, जीएसटी का बिल काट देंगे 11,80,000 का, सामने वाले को पेमेंट कर देंगे, सामने वाला उनको पेमेंट करेगा 11,80,000 रुपया, 80,000 रुपये के आसपास समझ लीजिए वो सामने वाले को लौटा देंगे, और बाकी का कैश भी ऑब्वियसली लौटा देंगे। वो तो कैश तो उनके पास पड़ा हुआ ही है ना, जो मैंने पेमेंट किया था या जो आपने पेमेंट किया था। फर्स्ट एग्जांपल में अगर फर्स्ट केस में बात करें तो आपने पेमेंट किया था ना 11,80,000, तो वो एज इट इज़ वो दे देंगे उनको, और उनको मतलब जीएसटी का जो पैसा है उसमें से थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट, क्योंकि देखिए जीएसटी को आपसे रिकवर कर चुके पूरे 1,80,000 रुपये। अब जो नया जीएसटी का जो बिल फाड़ेंगे उसमें आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, तो फ़ायदा क्या हुआ, सामने वाले को एज इट इज़ 80 मतलब आधा, या मान लीजिए चलिए 1 लाख तक का फ़ायदा हो गया, और इनको जो है वो 80,000 का फ़ायदा हो गया जिन्होंने बिल फाड़ा। ठीक है, आई होप ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। बट ऐसे क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस छोटे छोटे कंपनीज के थ्रू कराए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनीज के थ्रू कराए जाते हैं, ताकि इसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। बट जीएसटी डिपार्टमेंट देखिए कंप्यूटराइज हो जाता है दोस्तों, ट्रेस करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ऐसे जो है ट्रेस कर लिया जाता है एंड जीएसटी का रैकेट बस्ट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, फिनटेक्स काउंट कंप्लायंस कॉस्ट पोस्ट हाईकोर्ट्स पेपल ऑर्डर। देखिए क्या हुआ, हाईकोर्ट के पेपल ऑर्डर में हाईकोर्ट ने ये चीज़ बोला कि भाई फिनटेक कंपनीज के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन है कि वो सस्पिशियस एंड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है रिपोर्ट करें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट पे। अब फिनटेक कह रहे हैं कि भाई हम अगर ये सब लॉ को अगर कंप्लाई करेंगे, मतलब हमें एक टीम बैठाना पड़ेगा जो कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को निकाले, पहले उसे कंपाइल करे, उसे रिपोर्ट करे, कोई क्वेरीज आता है तो उसे रिवर्ट करे। तो बोले यार हम ऑलरेडी नेक टू नेक चलते हैं, हमें ज़्यादा मार्जिन वाला बिजनेस नहीं होता है हमारा। अगर हम ये सब के लिए भी डिपार्टमेंट बनाने लग जाएंगे तो क्या होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी अगर हर्ट होगा तो बिजनेसेस से जो है छोटे मोटे प्लेयर्स साइड हो जाएंगे, और यही सब इनके काम। देखिए इन कंपनीज़ का कहना ये भी है कि PMLA के थ्रू, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू भी हमें काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं। अगर हम वो कंप्लाइंसेस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस और ये सब का तो ट्रेस रखेंगे, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का। तो भाई आप हमें वापस से एक एक्ट के लिए बोल रहे हो जिसके प्रोविजंस अलग है, और फिर हमें वापस एक टीम बैठाना पड़ेगा उसके लिए। तो हमें एक एक्ट के थ्रू जब कंप्लायंस कर रहे हैं तो हमें एक ही एक्ट के थ्रू करने दीजिए। क्या सेंस बनता है कि फिर हम वापस से इसके लिए टीम बैठाएं? तो ऐसा इनका भी कंप्लायंस आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, DOT रिजेक्ट्स रेगुलेटर्स व्यू टू अलाउ सैटेलाइट गेटवेज इन अर्बन एरियाज। देखिए पहले तो आप ये समझिए सैटेलाइट गेटवेज होते क्या है। सैटेलाइट गेटवे क्या होता है दोस्तों, ग्राउंड लेवल पे ना एक स्टेशन बैठाया जाता है जिससे
आप सैटेलाइट पे ट्रांसमिट करते हो डेटा, जिसके द्वारा आप सैटेलाइट पे ट्रांसफ़र करते हो डेटा, एंड जिससे आपको सैटेलाइट से अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है ग्राउंड लेवल पे तो वो होता है, मतलब टू एंड फ्रो डेटा ट्रांसमिट होता है इसमें, ठीक है। एंड ये क्या करता है, लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करता है, ठीक है, लोकल एरिया बैंड यूज़ करता है फॉर दी ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है, लोकल एरिया बैंड तो और भी कोई यूज़ करता है, कौन यूज़ करता है, टेलीकॉम कंपनीज। तो टेलीकॉम कंपनीज बोल रहे हैं कि भाई अगर आप सैटेलाइट गेटवेज अगर अर्बन एरियाज़ में बनाना चालू कर दोगे, उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि भाई हम जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं डेटा का, उससे इंटरफेरेंस होगा वेव्स पे, एंड हमारा डेटा बार बार टकराने से क्या होगा, ना आपका डेटा ट्रांसफ़र हो पाएगा ना हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो पाएगा। डीओटी ने ट्राई ने ये चीज़ बोला कि नहीं आप सेटअप कर सकते हो, जो मतलब उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई आप सेटअप कर सकते हो। ट्राई ने ये चीज़ बोला, डीओटी नहीं बोला, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला। देखो ट्राई रेगुलेटर है एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब डीओटी ने ये चीज़ बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप जो है सैटेलाइट एरिया पे नहीं सेटअप कर सकते, सॉरी अर्बन एरिया पे अपना सैटेलाइट नहीं सेटअप कर सकते, सैटेलाइट स्टेशन। और इन्होंने ये भी चीज़ बोला कि अर्बन एरिया से कम आपको 700 मीटर से दूर, आपको 750 मीटर दूर ही आपको अर्बन बाउंड्री से आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। और इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई ट्राई के रिकमेंडेशन से कुछ नहीं होगा, हम लोग मना कर रहे हैं इस चीज़ को, और अगर एक्सेप्शनल केसेस हुआ तो ठीक है आप फिर अर्बन एरिया में गेटवे सेटअप कर सकते हो, वो भी इंटर मिनिस्ट्रियल परमिशन लेके ही आप सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों बहुत ऑब्वियस न्यूज़ है, देखिए यूरोजोन लोन डिमांड लोएस्ट सिंस 2003 एज इंटरेस्ट रेट हर। देखिए ये सब न्यूज़ अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं ना दोस्तों, कुछ दिनों से या मतलब 3-4 वीक से भी, अगर 1 महीने से अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरे लेक्चर्स को, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब हेडलाइन पढ़ के अब आपके दिमाग में स्ट्राइक करने लगेगा कि कैसे पढ़ा जाता है, ये न्यूज़पेपर का मीनिंग क्या है या ये न्यूज़ का मीनिंग क्या है। दोस्तों देखिए मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको मैं मतलब एक हैंड होल्ड करा के सारे न्यूज़ को पढ़ाते रहूँ। मेरे को ये चीज़ है कि आप में इतना फाइनेंशियल सेंस होना चाहिए कि कल को फाइनेंशियल सेंस होना चाहिए, मार्केट रिलेटेड इतना नॉलेज होना चाहिए आपको कि भाई कम से कम अगर कोई न्यूज़ देख रहे हो तो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली फिर देखिए आप स्पेशलाइजेशन तो कर नहीं रहे हो कि भाई वो यूरोजोन में कितना % इंटरेस्ट रेट चल रहा है, फिर इस पर क्या उनके सेंट्रल बैंक ने एक्शन लिया, ये सब चीज़ इतना डिटेल में मत जानो। बट आपको ये चीज़ जानने को मतलब एक पर होना चाहिए कि भाई वर्ल्ड में कहाँ कहाँ भी रिसेशन चल रहा है, कहाँ कहाँ भी इंटरेस्ट रेट हाइक पे चल रहा है, कौन सा कंपनी क्या चिप्स को लेके आ रहा है, चिप्स एज इन सेमीकंडक्टर को लेके आ रहा है, तो कौन सा कंट्री क्या एक्ट लेके आ रहा है, कौन सा कंट्री कितना फंडिंग दे रहा है, ये सब चीज़ को अलग अलग चीज़ों के भाई जियो पॉलिटिक्स में थोड़े बहुत क्या हो रहा है वो भी चीज़ का अंडरस्टैंडिंग, मेरा पर्पस ये है वीडियो को अंडरस्टैंडिंग देने का। अगर आप सोच रहे हो कि मैं हर एक न्यूज़ को एक डिटेल में आपको एक डिटेल में एक कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊँ, तो वो भी मैं कोई न्यूज़ में करूँगा, बट देखिए वो सारे न्यूज़ में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 30 घंटे मैं बोल तो दूँ हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन कोई भी लेक्चरर नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। तो मेरा बस बेसिक पर्पस आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड ये कोई भी डोमेन में अगर आप रहते हैं तो आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ का बेनिफिट क्या है। तो नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, यूरोजोन लोन डिमांड लोएस्ट सिंस 2003 एज इंटरेस्ट रेट हट। देखिए यूरो जो है मतलब यूरोजोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अभी चार्ज कर रहा है, ठीक है। एंड उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई अब बिजनेसेस कह रहे हैं कि भाई अब हमें और लोन चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए भाई, बिज़नेस नहीं करने का, अरे भाई बिज़नेस करना है, किसी बिज़नेस नहीं करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई इंटरेस्ट रेट अगर आप इतना हाई करोगे तो हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी जो है, कई सारे बिजनेस में होता है प्रॉफिटेबिलिटी एक जेस्टेशन पीरियड जिसे बोलते हैं कि भाई बिज़नेस आज इस्टेब्लिश कर रहे हैं या बिज़नेस आज वापस से रिज्यूम कर रहे हैं, तो अगर हम चालू करेंगे तो आने वाले 5 साल तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा। इतना हाई इंटरेस्ट रेट में कौन बार बार लॉस रहेगा, तो ये भी चीज़ हो जाता है, ठीक है। प्रॉस्पेक्ट्स बिजनेस के अच्छे नहीं है कि भाई हाँ चलो ठीक है लोन लगा के अपने लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते आ जाएगा प्रॉफिट, ये भी चीज़ नहीं है। इसी कारण काफ़ी डाउन में है इनका लोन का डिमांड। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बिड टू स्लैश डिपेंडेंस ऑन एशिया, EU enacts 43 बिलियन यूरो चिप्स एक्ट इन बिड टू बूस्ट प्रोडक्शन। देखिए चिप्स को लेके तो सारे कंट्रीज़ पागल हो रखे, सेमीकंडक्टर चिप्स को लेके। अगर हम EU की बात करें तो उन्होंने 43 बिलियन का अनाउंसमेंट किया, दैट इज़ $47 बिलियन के आसपास का अनाउंसमेंट किया। फिर उसके बाद
अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस का खुद का एक चिप्स एक्ट है जिसमें उन्होंने 52 बिलियन तक का अनाउंसमेंट किया है। ब्रिटेन ने काफ़ी स्मॉलर अनाउंसमेंट किया, दैट इज़ $1.2 बिलियन। इंडिया ने भी अनाउंसमेंट किया $10 बिलियन। नेक्स्ट टाइम ये न्यूज़ आएगा मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा इंडिया ने कितना अनाउंस किया है, वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए सारे कंट्रीज़ का याद करने का ज़रूरत नहीं, बट एटलीस्ट हमारा कंट्री क्या कर रहा है उसको लेके वो चीज़ आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हैव अ नाइस डे।